नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। वहाँ हाल के दिनों में जो तनाव बढ़ा है, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, रॉयटर्स, मिंट, इंडिया टुडे और भी कई, जो इस पूरी स्थिति के अलग अलग पहलू हमें दिखा रहे हैं। खबरें आ रही हैं विरोध की, अशांति की, खासकर लेह के आसपास। लोग क्या मांग रहे हैं? ज़्यादा स्वायत्ता, कुछ संवैधानिक सुरक्षा और अपने भविष्य को लेकर कुछ ठोस आश्वासन। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि आखिर लद्दाख में चल क्या रहा है, लोगों की मुख्य मांगें क्या हैं, इसमें सोनम वांगचुक की भूमिका पर क्या कहा जा रहा है और हाँ, सरकार का इस सब पर क्या पक्ष है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन आखिर शुरू क्यों हुए। मतलब इनकी जड़ क्या है, मुख्य मांगें क्या हैं जिन पर इतना जोर दिया जा रहा है। देखिए, अगर हम इन सभी रिपोर्टों को एक साथ देखें तो एक मांग जो बार बार और बहुत जोरदार तरीके से सामने आ रही है, वो है लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, मतलब 6th शेड्यूल, उसके तहत लाने की। रॉयटर्स है, मिंट है, हिंदुस्तान टाइम्स, कई प्रकाशन इस पर खास तौर पर जोर दे रहे हैं। अच्छा, ये छठी अनुसूची, इसका जिक्र तो बहुत सुन रहे हैं। जरा आसान शब्दों में समझाएंगी श्रोताओं के लिए, इसका मतलब क्या है और ये लद्दाख के लिए इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, छठी अनुसूची का मतलब है कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, उन्हें एक विशेष संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा मिलती है। इसके तहत क्या होता है कि इन क्षेत्रों को अपनी जमीन, अपने जंगल, पानी जैसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, अपनी जो अलग संस्कृति है और स्थानीय शासन के मामले हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्वायत्ता मिल जाती है। वो अपने मामलों के लिए खुद कानून भी बना सकते हैं। तो लद्दाख के लोग इसे एक तरह से अपनी जो विशिष्ट पहचान है, संस्कृति है और खासकर अपनी जमीन, उसको बाहरी असर से या अनियंत्रित विकास से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह देख रहे हैं। समझ गया। तो ये एक तरह से अपनी पहचान और अपने संसाधनों पर स्थानीय कंट्रोल बनाए रखने की बात है। हाँ। और इसके अलावा भी कोई बड़ी मांग है? क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है? नहीं, एक और बहुत बड़ी मांग है। वो है राज्य के दर्जे की, स्टेटहुड। लोग चाहते हैं कि लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाया जाए, जिसका अपना चुनाव हुआ विधानमंडल हो, अपनी सरकार हो। अभी तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन टेरिटरी, जिसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार देखती है उपराज्यपाल के जरिए। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, ये सब स्रोत बताते हैं कि लोग ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं, अपने फैसले खुद लेने की ताकत चाहते हैं। उन्हें लगता है ये राज्य बनने से ही मिलेगा। यानी एक तरफ छठी अनुसूची से संवैधानिक सुरक्षा, हाँ, और दूसरी तरफ राज्य के दर्जे से राजनीतिक स्वायत्तता। बिल्कुल। लेकिन क्या मामला सिर्फ इन दो बड़ी मांगों तक ही है या कुछ और भी परतें हैं इसमें? कुछ और मुद्दे जो लोगों के इस असंतोष को हवा दे रहे हैं? कुछ स्रोत तो इशारा करते हैं इस तरफ। नहीं, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। कई और गहरी चिंताएं हैं जो इस असंतोष को भड़का रही हैं, कह सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा जिसका जिक्र इंडिया टुडे और द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स में खासतौर पर मिलता है, वो है युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी। लोगों को लग रहा है कि स्थानीय युवाओं के लिए मौके नहीं बन पा रहे, पर्याप्त अवसर नहीं है। बेरोजगारी, हाँ। और इसके साथ ही पर्यावरण को लेकर बहुत गंभीर चिंताएं हैं। देखिए, लद्दाख एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम वाला इलाका है ना। हाँ, बिल्कुल, बहुत संवेदनशील। तो रॉयटर्स, द प्रिंट और मिंट जैसे स्रोत बताते हैं कि लोगों में डर है। डर इस बात का कि जो बड़े पैमाने पर विकास के काम हो रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी सड़क परियोजनाएं या टूरिज्म का जो अनियंत्रित फैलाव हो रहा है, या दूसरी औद्योगिक गतिविधियां, वो उनके पर्यावरण को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपनी जमीन छिन जाने का डर, खासकर जो पारंपरिक चारागाहें हैं, खेती की जमीन है, उसका डर भी बहुत वास्तविक है लोगों में। तो ये भविष्य की चिंताएं हैं, नौकरी, पर्यावरण, जमीन, संस्कृति, ये सब कहीं ना कहीं 2019 के बाद जो बदलाव हुए उनसे जुड़ता है क्या, जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? हाँ, बिल्कुल, ये जुड़ता है। देखिए, 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, तो कई लोगों में, खासकर लेह में, एक उम्मीद थी, एक उत्साह था। उन्हें लगा था कि अब लद्दाख का विकास तेजी से होगा, स्थानीय लोगों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, उन्हें ज्यादा कंट्रोल मिलेगा अपने मामलों पर। हाँ, शुरू में ऐसी बातें थी। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि मिंट, इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे स्रोत अब बता रहे हैं, समय के साथ ये भावना बदली है। लोगों को अब लगने लगा है कि उन्हें जो वादे किए गए थे
या जो उम्मीदें उन्होंने लगाई थीं वो पूरी नहीं हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि नौकरशाही का कंट्रोल बढ़ गया है और स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की उनकी शक्ति कम हो गई है। ये एहसास भी मौजूदा असंतोष का एक बड़ा कारण है। तो ये तो हुई मांगें, चिंताएं और उनकी पृष्ठभूमि। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों की जो खबरें हैं उनको देखने को लगता है मामला सिर्फ मांगों और चिंताओं तक नहीं रहा। जमीन पर तनाव काफी बढ़ गया है ना? हाल की घटनाओं के बारे में स्रोत क्या बता रहे हैं? हाँ, दुर्भाग्य से हाल के दिनों में स्थिति बिगड़ी है, काफी बिगड़ी है। कई स्रोतों से, जिनमें मिंट, रॉयटर्स और एपी न्यूज़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी भी शामिल है, उनके अनुसार विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस या सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की खबरें हैं और बहुत दुखद है कि इन झड़पों में 4 लोगों की मौत भी हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। 4 मौतें, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, बहुत। कुछ रिपोर्टों में सरकारी दफ्तरों पर, खासकर कुछ राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर हमले की बात है। संपत्ति जलाने और नुकसान पहुंचाने की घटनाओं का भी जिक्र है। इसके चलते फिर लेह और कुछ और इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट जैसी सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। ये वाकई चिंताजनक है। और इस सारे घटनाक्रम के बीच एक नाम है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, सोनम वांगचुक। जाहिर है वो लद्दाख में और देश में भी काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं। 3 इडियट्स फिल्म से भी लोग उन्हें जोड़ते हैं। लेकिन इस मौजूदा आंदोलन में और हाल की घटनाओं में उनकी भूमिका क्या बताई जा रही है स्रोतों में? वो कैसे सबसे जुड़े हैं? सोनम वांगचुक निस्संदेह लद्दाख के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जैसा आपने कहा, वो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं और अपने अनूठे प्रयोगों मतलब इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं, खासकर सस्टेनेबल लिविंग और शिक्षा के क्षेत्र में। इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रकाशन उनके काम और प्रोफाइल पर काफी रोशनी डालते हैं। जहां तक इस आंदोलन में उनकी भूमिका का सवाल है, तो वो लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और ज्यादा स्वायत्ता की मांग करने वाले प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं। इसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे दोनों ही उन्हें 6ठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांगों को उठाने वाले प्रमुख नेताओं में गिनते हैं। और उन्होंने हाल में एक लंबी भूख हड़ताल भी की थी, है ना? उसने भी काफी ध्यान खींचा था। हाँ, बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने लगभग 10 सितंबर 2025 से अपनी मांगों को लेकर मुख्य रूप से वही 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा एक लंबी भूख हड़ताल मतलब अनशन शुरू किया था। ये कई दिनों तक चला। इंडिया टुडे और मिंट जैसे स्रोतों ने इस अनशन को काफी विस्तार से कवर किया और इसने निश्चित रूप से लद्दाख के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। अब यहाँ स्थिति थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सरकार इस पूरी स्थिति को कैसे देख रही है और खासकर सोनम वांगचुक की भूमिका को? क्या सरकार उन्हें इस अशांति के लिए जिम्मेदार मान रही है? सरकारी पक्ष क्या है इस पर? हाँ, ये एक अहम पहलू है। केंद्र सरकार और खासकर गृह मंत्रालय के हवाले से जो बातें मीडिया में आई हैं, उनमें सोनम वांगचुक की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडिया टुडे और मिंट में छपी खबरों के अनुसार सरकार का मानना है कि वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल के दौरान भड़काऊ भाषण दिए। भड़काऊ भाषण किस तरह के? और इससे लोगों को गुमराह किया गया और भीड़ हिंसा के लिए उकसी। अच्छा, तो सरकार इसे उकसावे की तरह देख रही है। हाँ, सरकार की तरफ से ये भी दावा किया गया है, जैसा कि इंडिया टुडे और मिंट रिपोर्ट करते हैं, कि जब तनाव बढ़ रहा था तो कई स्थानीय नेताओं और जिम्मेदार लोगों ने सोनम वांगचुक से अपील की थी कि वो अपना अनशन खत्म कर दें, लेकिन उन्होंने इसे जारी रखा। और फिर जब हिंसा भड़क गई तो वो कथित तौर पर एक एम्बुलेंस में लेह से अपने गांव चले गए और स्थिति को शांत करने के लिए पर्याप्त या गंभीर प्रयास नहीं किए। ये सरकार द्वारा लगाए जा रहे आरोप हैं जो इन स्रोतों में दर्ज हैं। और जो हिंसा हुई, आगजनी, दफ्तरों पर हमले, पुलिस से झड़पें, उसके बारे में सरकार का स्पष्टीकरण क्या है? पुलिस कार्रवाई को कैसे सही ठहराया जा रहा है? सरकार का पक्ष, जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और द टाइम्स ऑफ इंडिया में पुलिस और सरकारी बयानों के हवाले से बताया गया है, वो ये है कि ये हिंसा सीधे तौर पर उन भड़काऊ भाषणों का नतीजा थी। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने कानून अपने हाथ में लिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इसलिए पुलिस ने जो भी कार्रवाई की वो आत्मरक्षा में और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थी। ये तो हुआ आरोपों और हिंसा पर सरकार का पक्ष। लेकिन क्या सरकार सिर्फ आरोप लगा रही है या बातचीत के दरवाजे खुले रखने या किसी तरह के समाधान की दिशा में बढ़ने के प्रयासों का भी जिक्र है उनके बयानों में?
हाँ, सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि बातचीत के रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बल्कि बातचीत चल रही है। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में सरकारी सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति, मतलब हाई पावर्ड कमिटी, और उसकी उप समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां लेह एपेक्स बॉडी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, ये लद्दाख के 2 प्रमुख सामाजिक राजनीतिक समूह हैं जो इन मांगों को उठा रहे हैं। उनके प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और बैठकें कर रही हैं। अच्छा, तो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा सरकार का दावा है? हाँ, और सरकार ये भी गिना रही है कि कुछ मांगों पर तो प्रगति भी हुई है। मिसाल के तौर पर लद्दाख में अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करने का दावा किया गया है। 84%? ये तो काफी बड़ा इजाफा है। हाँ, ये दावा है। कुछ स्थानीय भाषाओं जैसे भोटी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई है। लद्दाख के जो स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद है, ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स, उनमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का भी जिक्र है। और सरकारी नौकरियों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, उसे फिर से शुरू करने की बात भी कही गई है। तो सरकार का कहना है कि वो मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और संवाद जारी है। तो सरकार का कहना है कि बातचीत चल रही है और कुछ कदम उठाए भी गए हैं, जैसे आरक्षण बढ़ाना, भर्ती शुरू करना। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, अगर बातचीत और प्रगति हो रही है जैसा सरकार बता रही है, तो फिर जमीन पर इतनी अशांति, इतना गुस्सा और निराशा क्यों दिख रही है? सोनम वांगचुक और उनके समर्थक या जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इन सरकारी दावों और आरोपों का क्या जवाब दे रहे हैं? उनका नजरिया क्या है इस पर? उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों का तर्क, जैसा कि इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स में उनके बयानों से पता चलता है, वो ये है कि ये अशांति कोई अचानक भड़की हुई घटना नहीं है, बल्कि ये सालों से जमा हो रही हताशा, मतलब फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। सालों से जमा हो रही हताशा? हाँ, वो कहते हैं कि ये हताशा टूटे हुए वादों से उपजी है, स्थानीय स्तर पर शक्तियों की कमी से उपजी है, बढ़ती बेरोजगारी और अपने पर्यावरण, अपनी जमीन और अपनी पहचान को लेकर जो बढ़ते खतरे हैं, उनसे उपजी है। उनका ये भी कहना है कि लद्दाख के लोगों ने अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए सालों तक शांतिपूर्ण तरीकों से कोशिश की, ज्ञापन दिए, बातचीत की, लेकिन उन्हें ठोस नतीजे नहीं मिले। इसलिए अब लोगों का सब्र शायद जवाब दे रहा है। और इसी संदर्भ में एक और पहलू है जिसका जिक्र कुछ स्रोतों में, जैसे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आया है। सोनम वांगचुक ने जो संस्थान स्थापित किया है, हियाल। हाँ, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। हाँ, उसके लिए पहले जमीन आवंटित की गई थी, जिसे हाल ही में प्रशासन ने रद्द कर दिया। क्या इसे कुछ लोग सरकार की आलोचना करने वालों पर दबाव बनाने की कोशिश की तरह देख रहे हैं? हाँ, ऐसी आशंकाएं निश्चित रूप से व्यक्त की जा रही हैं। जैसा आपने बताया, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और कुछ अन्य रिपोर्टों में ऐसे आलोचकों का जिक्र है जो मानते हैं कि इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाइयां, खासकर ऐसे समय में जब वांगचुक आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बने हुए हैं, कहीं न कहीं असहमति की आवाज को दबाने या उन्हें हतोत्साहित करने का एक प्रयास हो सकती हैं। ये भी इस पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण कोण है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इन तमाम स्रोतों से गुजरने के बाद, लेह से लेके दिल्ली तक की बातों को सुनने के बाद, ये साफ है कि लद्दाख में स्थिति काफी पेचीदा है, बहुत जटिल है। मुद्दे गहरे हैं, उनके ऐतिहासिक संदर्भ हैं, हाल की हिंसा पर बिल्कुल अलग अलग बयान आ रहे हैं, और भविष्य को लेकर चिंताएं और आकांक्षाएं वो आपस में टकरा रही हैं। स्वायत्तता, पहचान और विकास का संतुलन कैसे बने, ये सवाल केंद्र में खड़ा दिखता है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प और शायद सबसे महत्वपूर्ण विरोधाभास उभर कर आता है, वो ये है, एक तरफ जैसा हमने देखा, सरकार लगातार बातचीत जारी रखने और कुछ मांगों पर ठोस प्रगति करने का दावा कर रही है, जैसे आरक्षण बढ़ाना, भर्ती प्रक्रिया शुरू करना, भाषाओं को मान्यता देना, और इन दावों का जिक्र कई स्रोतों में है। हाँ, ये सरकार का पक्ष है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों में, उनके नेताओं में और जमीनी स्तर पर लोगों में, जैसा कि दूसरे स्रोत उजागर करते हैं, वादे पूरे न होने को लेकर, स्थानीय नियंत्रण की कमी को लेकर और अपने भविष्य को लेकर इतनी गहरी हताशा और अविश्वास क्यों बना हुआ है? ये विरोधाभास तो है। ये गैप क्यों है? संवाद के दावों और जमीनी असंतोष के बीच ये फासला क्या दिखाता है?
क्या संवाद सही मुद्दों पर नहीं हो रहा, या संवाद हो ही नहीं रहा है, या फिर संवाद का असर जमीन तक पहुंच ही नहीं रहा? ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर हमारे श्रोता शायद आगे और सोचना चाहें कि आखिर ये डिस्कनेक्ट कहाँ है और क्यों है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।